फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले ऑप्टिमल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा टास्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास n मैट्रिक्स का चेन दिया हुआ होता है, ठीक है। और हमारा टास्क होता है इन n मैट्रिसेस के चेन को इस तरीके से पैरेंथेसाइज करना कि हमारा मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को डिटेल में समझने से पहले हम ये समझते हैं कि दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट कितना होता है। बेसिकली जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स के सारे रो को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के सारे कॉलम से, करेक्ट। और ऐसा एक मल्टीप्लिकेशन में हम कितना मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पे पहला कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे मेरा कितना मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है, 3। और इसे आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, करेक्ट। यहां पे इतना हमारा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है। और एक चीज आप देख रहे होंगे, चूंकि मैं इस मैट्रिक्स के दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मैं सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कॉम्पैटिबिलिटी के लिए नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। हमारा एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन में कितना मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। और हम इतना मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे कितने बार जी, हर कॉलम जितना कि सेकेंड मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। और हम सेम काम करेंगे जितना कि रो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में होगा। दैट इज, जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म जो है, टोटल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म वो है नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये है हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ऑप्टिमल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन क्या है। इसके लिए लेते हैं हम एक एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी सी। एक का डायमेंशन है 10 क्रॉस 100, बी का डायमेंशन है 100 क्रॉस 5 और सी का डायमेंशन है 5 क्रॉस 50, ठीक है। हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी सी और ये रहा हमारा ए बी सी का डायमेंशन। अब हमें देखना है कि हम इस एबीसी मैट्रिक्स को कितने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है तो इसे हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है हमारे पास, मैं ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दूं और उसके रिजल्ट को मैं सी से मल्टीप्लाई करूं। और दूसरा तरीका क्या है, मैं पहले बीसी को मल्टीप्लाई कर दूं और उसके रिजल्ट को मैं ए से मल्टीप्लाई करूं। तो अब निकालते हैं, अगर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अगर ए बी को मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम इन ए और नंबर ऑफ रो इन बी, दैट इज 10 इंटू 100 एंड नंबर ऑफ कॉलम इन बी। तो बेसिकली ये कितना है 5000। और जब मैंने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, ए बी, ठीक है। और इसका डायमेंशन कितना होगा 10 क्रॉस 5, ठीक है। और हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी और सी का डायमेंशन कितना है 5 क्रॉस 50। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट होगा 5000 प्लस इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट। और इसका कॉस्ट कितना है 10 इंटू 5 इंटू 50। तो ये हमारा 5000 प्लस 2500 जो कि है 7500। अब देखते हैं हम अगर बीसी को पहले मल्टीप्लाई करें और उसके रिजल्ट
से हम सी को ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो निकालते हैं पहले कोस्ट बीसी का। अगर मैं बीसी को मल्टीप्लाई करूं पहले तो हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कितना होगा 100 इंटू 5 इंटू 50। ठीक है, 100 इंटू 5 इंटू 50 ये कितना है 25000। ठीक है, और जब मैंने बीसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 100 क्रॉस 50, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए से 10 क्रॉस 100, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा 25,000। दैट इज इसका कॉस्ट प्लस ए को बीसी से मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट, और ये कितना होगा 10 इंटू 100 इंटू 50। तो ये है 25,000 प्लस 5000 दैट इज 7500। तो जब हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीसी से तो हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है 75,000, और हमारा इस वे से टोटल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है 7500। तो आप देख रहे होंगे ये जो तरीका है हमारा फार ग्रेटर देन है ए बी को मल्टीप्लाई कर ए बी और सी को मल्टीप्लाई करने से। दैट इज ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, फिर उसके रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये वाला जो हमारा तरीका है ये ऑप्टिमल है। दैट इज इस पार्टिकुलर वे में हमारा मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हो तो हम उसे कितने तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं दो मैट्रिक्स का एग्जांपल। दैट इज मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए बी, तो हम इससे कितने तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास इसका पैरेंथेसाइज करने का कोई तरीका है? एक है बस, वो है कि मैं डायरेक्ट ए बी को मल्टीप्लाई कर दूं। दैट इज अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 1। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास तीन मैट्रिक्स है दैट इज ए बी सी, तो कितना तरीका होता है। कुछ देर पहले तो मैंने आपको बताया था, दैट इज ए बी को मल्टीप्लाई करूं फिर उसके रिजल्ट को मैं सी से मल्टीप्लाई करूं, और दूसरा तरीका क्या था ए को मैं मल्टीप्लाई करूं बी सी के रिजल्ट से। तो बेसिकली जब हमारे पास तीन मैट्रिक्स होता है तो हमारे पास दो वे होता है पैरेंथेसाइज करने का। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमारे पास चार मैट्रिक्स है तो कितना तरीका होता है, और वो चार मैट्रिक्स है ए बी सी डी। तो हम यहां पे पैरेंथेसाइज कर सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं और यहां पे कर सकते हैं। तो अगर मैंने ए के बात किया तो ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी सी डी के रिजल्ट से। ठीक है, और अगर मैंने बी के बाद पैरेंथेसाइज किया तो मैं ए बी के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करूंगा सी डी के रिजल्ट से। वैसे अगर मैंने सी के बाद पैरेंथेसाइज किया तो मैं ए बी सी के रिजल्ट से मल्टीप्लाई करूंगा डी को। ठीक है, ये फर्दर तीन मैट्रिक्स है तो इससे मिलेगा मुझे दो वे। ठीक है, ये हमारा दो मैट्रिक्स है तो 1 इंटू 1, ये भी हमारा तीन मैट्रिक्स है तो यहां पे दो, यहां से हमें दो तरीका मिलेगा। दैट इज बेसिकली अगर मेरे पास चार मैट्रिसेस है तो टोटल वे ऑफ पैरेंथेसाइजिंग है 5। अब एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 5 मैट्रिक्स का। अगर हमारे पास 5 मैट्रिसेस है तो टोटल वे ऑफ पैरेंथेसाइजिंग क्या है? ए बी सी डी ई। ठीक है, ए के बाद लगा सकता हूं, बी के बाद लगा सकता हूं, सी के बाद लगा सकता हूं, डी के बाद लगा सकता हूं। अगर मैं ए के बाद पैरेंथेसाइज लगाता हूं तो ए बी सी डी, बी के बाद लगाता हूं तो ए बी सी डी ई, सी के बाद लगाता हूं ए बी सी डी ई, डी के बाद लगाता हूं तो ए बी सी डी ई। तो इस तरीके से ये चार मैट्रिक्स है तो यहां से हमें पांचवें मिलेगा। करेक्ट, ये दो मैट्रिक्स ये तीन मैट्रिक्स, तो बेसिकली 1 इंटू 2, तो यहां से हमें दो वे मिलेगा। सिमिलरली यहां से भी हमें दो वे, और यहां से हमें मिलेगा ये चार मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स, तो टोटल वे यहां से मिलेगा 5। तो टोटल कितना है 14 वे। दैट इज अगर मेरे पास 5 मैट्रिक्स है तो टोटल वे ऑफ पैरेंथेसाइजिंग इट इज 14। ठीक है, तो क्या हमारे पास इसके लिए कोई फॉर्मूला है?
हाँ फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और इसे हम कैटेलन नंबर भी बोलते हैं, कैटेलन नंबर। और ये जो है हमारा ग्रोस एज ओमेगा ऑफ n एज ओमेगा ऑफ 4 to the power n by n to the power 3 by 2 as n grows, ओके। और यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि बेस्ट केस में ओमेगा का मतलब होता है बेस्ट केस, कि बेस्ट केस में भी ये जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है, बेस्ट केस में भी ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस पार्टिकुलर चीज को एफर्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ऑप्टिमल वे ढूंढेंगे, ठीक है, कि इसे हम ऑप्टिमली कैसे करेंगे, और वो समझने के लिए हमें इसके लिए एक रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना होगा और फिर उस सॉल्यूशन को हमें एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक लिखते हैं रिकर्सिव प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने से पहले हम समझते हैं कि P क्या है हमारा, एक्चुअली इसको हम यूज करेंगे प्रोग्राम लिखते वक्त। तो P हमारा एक लिस्ट होगा जिसमें कि मैं मैट्रिक्स के डायमेंशन को रखूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा 5 जो कि 0th इंडेक्स पे होगा, और ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। 10 है हमारा नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। वैसे ही ये 20 जो है ये नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन थर्ड मैट्रिक्स, और ये है हमारा नंबर ऑफ कॉलम इन थर्ड मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन फोर्थ मैट्रिक्स, और ये है नंबर ऑफ कॉलम इन फोर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इन फिफ्थ मैट्रिक्स, और ये है हमारा नंबर ऑफ कॉलम इन फिफ्थ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे प्रोग्राम। तो सबसे पहले डेफ कीवर्ड का हम यूज करेंगे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, और मैं इस फंक्शन का नाम देता हूं मैट अंडरस्कोर mu1, ठीक है, और ये लेगा दो पैरामीटर i और j। इसका मतलब ये है कि मैं कहां से लेके कहां तक पैरेंथेसाइज कर रहा हूं। तो सबसे पहले आएगा मेरा बेस केस, इफ i इज इक्वल टू j, दैट इज, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास बस एक मैट्रिक्स है पैरेंथेसाइज करने के लिए। तो मैं क्या कुछ कर सकता हूं यहां पे, नहीं, तो मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा 0, ठीक है। एक मैट्रिक्स को तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, तो 0 रिटर्न करना पड़ेगा। तब क्या होगा, उसके बाद एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा, मीन मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड, और इसे मैं इनिशियलाइज कर दूंगा sys डॉट मैक्स साइज, ठीक है। दैट इज, मैं इसे इंफिनिटी से इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर मैं एक फॉर लूप लिखूंगा, फॉर k इन रेंज i टू j। देखिए ये फॉर लूप क्या कर रहा है। एग्जांपल लेता हूं मैं 5 मैट्रिक्स का a b c d e। तो बेसिकली ये जो k है यहां पे क्या होगा, देखिए पहले हमारा i क्या होगा, j क्या होगा, हमें पैरेंथेसाइज करना है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो i होगा हमारा 1 और j होगा हमारा 5, ठीक है। तो मैं पैरेंथेसाइज करूंगा यहां से लेके यहां तक, और एक चीज 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं i टू j, और चूंकि ये रैंक फंक्शन है तो j हमारा इंक्लूड नहीं होता है, करेक्ट। तो मैं यहां से लेके यहां पे मैं इसे पैरेंथेसाइज करूंगा, और फिर मैं सारे में चेक करूंगा कि मुझे इन सब में से सबसे कम मल्टीप्लिकेशन किस अप्रोच में लग रहा है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, तो पहले मैंने क्या किया, a के बाद वो कर दिया, ठीक है, पैरेंथेसिस, और फिर मैं निकालूंगा मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड थ्रू दिस पार्टिकुलर अप्रोच। वो कितना होगा,
P of I minus 1 into P of J into P of K। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ए बी सी डी ई है, अगर मैं यहां पे पार्टीशन करता हूं, दैट इज पैरेंथेसिस करूंगा, तो मेरा दो टुकड़ा होगा ये ए बी सी डी ई। तो ए बी मेरा एक मैट्रिक्स बनेगा और सी डी ए के मल्टीप्लीकेशन से मेरा एक मैट्रिक्स बनेगा, और इवेंचुअली मुझे इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है वो सी डी ई के मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका, और ए बी के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका मल्टीप्लीकेशन का कोस लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। लेकिन फर्दर मुझे सी डी ई को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मतलब इसका भी तो ऑप्टिमल आंसर निकालना पड़ेगा ना कि सी डी ई में कितना मिनिमम मल्टीप्लिकेशन लगेगा हमें, तो उसे भी तो लिखना पड़ेगा। उसे कैसे लिखेंगे हम, मैटमल रिकर्सिव कॉल चलाएंगे k प्लस 1 टू j, और एक और रिकर्सिव फंक्शन चलाएंगे जो कि ये वाला काम करेगा हमारा, और उसका नाम मैं क्या दूंगा, मैटमल i2k। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट, दैट इज इसका मल्टीप्लिकेशन कोस्ट। ये हो गया हमारा इस पार्ट का मल्टीप्लिकेशन कोस्ट, ये हो गया इस पार्ट का मल्टीप्लिकेशन कोस्ट। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा इफ multiplication required through this particular approach, that is through this parenthesis is smaller than min multiplication required, then in min multiplication required put multiplication required। ठीक है, और जब मेरा for loop पूरा चल जाएगा तब मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा मीन मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये है हमारा मैट्रिक्स चेन का रिकर्सिव कोड, दैट इज, हाँ ठीक है, ये है हमारा मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन रिकर्सिव कोड। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इस रिकर्सिव कोड को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है।